स्वागत है आपका फिर से एक न्यू लर्निंग वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने आरएसआई को डिस्कस किया था कि किस तरह से डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हम निकाल के एक अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। ट्रेंड के मूव करने से पहले ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड कौन सी साइड पे रहेगा। तो उसके लिए भारतीय एयरटेल का एग्जांपल देख लेना, अभी रिसेंटली उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा था, तो उसको एक बार रीड कर लेना, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। बाकी लास्ट वीडियो पे आपका बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला, काफ़ी अच्छे कमेंट्स देखने को मिले और उन्हीं में से मेरे को 2 कमेंट्स जो हैं वो एक जैसे ही देखने को मिले, जिनमें ये कहना था कि ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ बताओ और एक में था इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ बताओ। ठीक है, फर्स्ट कमेंट जो था वो था बैकजॉन का एंड सेकंड था रैक्स बीजेड का। ये 2 कमेंट्स थे जिनको मैंने पिक किया और आज एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे कि किस तरह से हम इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। होप ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और जैसा रिस्पांस मेरे को लास्ट वीडियो पे मिला है, होप इस वीडियो पे भी मेरे को सेम रिस्पांस मिलेगा। और जो भी मेंबर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको हमेशा ध्यान में रख के चलने हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका ओवरनाइट एनालिसिस। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मार्केट ओपनिंग एक्सपेक्टेशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। पूरी जो स्किल आप यूज करते हो, जो इंट्राडे आपका प्लान होता है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड रहती हैं, बट लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते। थर्ड जो चीज रहेगी वो रहेगी आपकी एंट्री एंड स्टॉप लॉसेस। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, किस तरह से पैरामीटर किया जा सकता है, किस तरह से एंट्री ली जा सकती है और किस तरह से हमें स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस यूज करके चलना है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका प्ले विद क्वांटिटी, कि किस तरह से आपको क्वांटिटी के साथ प्ले करना है और कब कब क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, कब क्वांटिटी को डिक्रीज करना है। वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करके चलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले ओवरनाइट एनालिसिस से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओवरनाइट एनालिसिस क्या होता है कि ओवरनाइट एनालिसिस ये हो गया कि अभी मार्केट बंद हो गया, उसके बाद मार्केट में क्या क्या चीजें हुई हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार मार्केट में कुछ न्यूज वगैरह आती है जो मार्केट क्लोज होने के बाद आती है, तो वो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। और न्यूज भी कई किस्म की होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ शॉर्ट्स में बताया था कि कोई न्यूज वैल्यूएबल होती है और कोई न्यूज वैल्यूएबल नहीं होती। यहाँ पे फर्स्ट आपका आ गया कि आपको न्यूज अलर्ट रहना है। ठीक है, न्यूज पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या खास न्यूज मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ग्लोबल मार्केट्स क्या रिएक्ट किए हैं। ग्लोबल मार्केट्स बहुत से लोग अवॉइड कर देते हैं और जब वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उसके बाद उनका ट्रेड उल्टा हो जाता है। ठीक है, जिस साइड वो डायरेक्शन प्लान करके बैठे होते हैं वो साइड मूव नहीं होता है और अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाता है। तो ग्लोबल मार्केट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके ग्लोबल मार्केट सस्टेन है, स्टेबल हैं, जो फेवर आप मांग रहे हो वो फेवर आपको ग्लोबल मार्केट से भी देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो चांसेस रहते हैं आपको मार्केट सेम डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको इसी में ऐड कर लेना है, वो ऐड कर लेना है आपको क्रूड ऑयल। ठीक है, आपको पता है कि क्रूड ऑयल जब भी मूव करता है, जब भी कोई वॉर होता है तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, या कोई भी ऐसे क्राइसिस आते हैं तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। और उनका सबसे ज्यादा अफेक्ट उन कंट्रीज को होता है जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड के, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि आपकी क्रूड पे भी नजर रहनी चाहिए कि क्रूड का क्या बिहेवियर है, क्या स्ट्रक्चर है। रिसेंटली मैंने आपको डिस्कस किया था लाइव सेशन में कि क्रूड एक अच्छे सपोर्ट एरिया के लगभग है, बाउंस देखने को मिल सकता है, तो बाउंस देखने को मिला। और सेम डे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी लगभग 200 पॉइंट का नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखा है। तो ये सिंक होते ही सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने ग्रुप में भी डिस्कस किए थे कुछ पी साइड स्ट्रक्चर, तो वो भी आपको देखने को मिले थे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज के साथ अपडेट रहना है, कोई ऐसी न्यूज ना हो जो मार्केट को अफेक्ट करे। दूसरा, ग्लोबल मार्केट आपको देख के रखना है कि क्या ग्लोबल स्ट्रक्चर था। यूएस के डाउ जोन्स देख सकते हो आप, नेस्डैक देख सकते हो, हैंग सेंग देख सकते हो, चाइना का मार्केट देख सकते हो। ये तीन चार मार्केट ऐसे हैं जो काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। उसके बाद आपको देख लेना कि क्रूड क्रूड क्या कर रहा है, क्रूड का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये तीन चीजें आपको सबसे पहले देख लेनी है, उसके बाद आपको चार्ट पे आना है। जैसे हम लाइव एनालिसिस भी करते हैं तो पहले क्या देखते हैं, ग्लोबल्स क्या है, डाउ जोन्स क्या दिखा रहा है, नेस्डैक क्या दिखा रहा है, हैंग सेंग क्या दिखा रहा है, शंघाई क्या दिखा रहा है। उसके बाद फिर हम अपने चार्ट पे आते हैं, जो भी इंडेक्स हम देखने वाले मान के चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं अभी निफ्टी की, तो हम निफ्टी देख के चलने वाले हैं, तो इसको समझेंगे कि इसको किस तरह से एनालाइज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका ओवरनाइट एनालिसिस में, वो था आपका ग्लोबल मार्केट्स, न्यूज एंड क्रूड।
ये 3 चीज़ें आप क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं चार्ट ट्रेडिंग पे। चार्ट ट्रेडिंग आपको किस तरह से करना है? ग्लोबल्स भी आपने देख लिए, न्यूज़ भी आपने देख लिया, क्रूड भी आपने देख लिया, सब कुछ आपको ठीक लग रहा था, मान के चलो कि आप पॉजिटिव थे और जब आप चार्ट देखने आ रहे हो, तब आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरह से चार्ट एनालाइज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप वीकेंड्स में हो, ठीक है? मार्केट ऑफ हो चुका है आफ्टर फ्राइडे, ठीक है? सैटरडे, संडे छुट्टी था। अब मंडे को मार्केट खुलने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीकेंड्स वाला जो आप मार्केट एनालाइज़ करोगे ना, उसमें आप एक अप्रोच लोगे टॉप टू बॉटम, ठीक है? इसको बोलते हैं हम टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इसमें हम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम पहले देखते हैं, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, उसके बाद हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है? पहले यहाँ पे अगर हम टॉप टू बॉटम आएँगे तो पहले क्या देखेंगे, वीकली, क्योंकि वीक क्लोज़ हुआ है, ठीक है? लास्ट वीक कैसा क्लोज़ हुआ है, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद देखेंगे हम इंट्राडे टाइम फ्रेम, ठीक है? डेली 1 डे हो गया, वीकली 7 डेज़ हो गया और जब अब इंट्राडे की बात आएगी तो यहाँ पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम का। जो भी मेंबर्स ने टाइम फ्रेम वाला वीडियो देखा होगा, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच कहाँ से आया है। तो यहाँ पे हम इंट्राडे भी देख लिया। तो अब हमने क्या करना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मान के चलो मार्केट ने कुछ कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट फिर से इस सपोर्ट पे आया, तो ये एरिया पहले रेजिस्टेंस था, अब एज़ अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके मार्क हो जाने चाहिए और जब भी आप वीकली टाइम फ्रेम कर रहे हो, तो वहाँ पे सिर्फ आपके 2 लाइन्स रहने चाहिए। एक आप सपोर्ट मार्क करोगे इंपॉर्टेंट वाला एंड एक आप रेजिस्टेंस मार्क करोगे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है? मैक्सिमम 3 लाइन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करोगे, तो फिर मान के चलो कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहने वाला है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन्स ऐड करनी है। एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, उसको आप ऐड करके चलोगे। तो ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको आना है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है? जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी आने के बाद आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करना है और ये भी सेम तरह से मार्क करोगे। यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखोगे। यहाँ भी अगर आपको प्लान करना है तो मैक्सिमम 3 लाइन्स आप ऐड कर सकते हो। एक सपोर्ट ऐड कर लिया, 2 सपोर्ट ऐड कर लिए, एक रेजिस्टेंस ऐड कर लिया, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? अगर आपको कंफ्यूजन रख रहा है तो फिर तो अवॉइड रहेगा। उसमें तो आप पहले से ही मान के चलो कि मेरे को बुलिश, बेरिश इन दोनों में से अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मेरा अवॉइड डे रहेगा। सबसे ज़्यादा लॉस आप कहाँ करोगे? जो आपका अवॉइड डे रहेगा, अगर उस पे आप ट्रेड करते हो तो सबसे बड़े लॉसेस, सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज आपको सेम डे में जाता हुआ दिखता है। वीकली देखा, डेली देखा, आप इंट्राडे देखने वाले हैं। तो इंट्राडे में आप क्या करोगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज मार्क करके चलना है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और कौन सा लेवल एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, वो भी आप मार्क करके चल सकते हो। यहाँ पे जब आप इंट्राडे मार्क कर रहे हो ना, तो इंट्राडे में आपके पास कम से कम 5 से 6 लेवल्स होने चाहिए, ठीक है? मान के चलो ये सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था और इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे रहने वाला है, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, नीचे आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ रहने वाला है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 3 सपोर्ट एरियाज मार्क करोगे, 3 रेजिस्टेंस एरियाज मार्क करोगे और ये जो लेवल्स रहेंगे ना, इनको सिर्फ 15 मिनट्स पे आपको मार्क करके रखना है। ये डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं जाने चाहिए। और जब भी आप इसकी विजिबिलिटी चेक करते हो, जब भी मान के चलो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, ठीक है? एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि विजिबिलिटी कैसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो मैंने ये सपोर्ट लगाया तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, ओके? और इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसका सेटिंग ओपन कर लूंगा और यहाँ पे आपको विजिबिलिटी देखने को मिलती है। तो उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे इसको विजिबल रखना है। वीकली, डेली से आपको इसको हटा देना है अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ लगा रहे हो और जो डेली पे लगा रहे हो वो डेली पे होना चाहिए, जो वीकली पे लगा रहे हो वो वीकली पे होना चाहिए, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि जो मैंने सपोर्ट लगाया था वो मैंने कौन से टाइम फ्रेम पे लगाया था, क्यों लगाया था। जब आपकी विजिबिलिटी आपने ओके रखी है, आपने विजिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट करके रखी है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मैंने जो सपोर्ट लगाया था वो क्यों लगाया है और वीकली पे जो सपोर्ट लगाया वो क्यों लगाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लान करना है और जब आप 15 मिनट चार्ट पे हो, जो भी आप लेवल मार्क करके चल रहे हो, एज अ सपोर्ट है, एज अ रेजिस्टेंस है, उसको आपको यहाँ पे विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। ठीक है, डेली वीकली से हटाना है, मिनट्स पे रखे और मंथ वगैरह हटा दिया, टिक्स पे भी हटा दिया
और इसको आप इस तरह से मिनट्स पे कर दोगे ताकि ये मिनट्स पे ही आपको दिखे, 15 मिनट्स पे दिखेगा, 5 मिनट्स पे दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, बट डेली वीकली में नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारा वीकेंड वाला एनालिसिस। और इसके बाद आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ओपनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सी सारी चीजें एनालाइज कर ली, ये स्पोर्ट एनालाइज कर लिया, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस एनालाइज कर लिया, यहाँ रेजिस्टेंस एनालाइज कर लिया। अब मार्केट यहाँ पे था और इस तरह से आपने मार्क किया, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट ही कहीं और खुल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपने इस मार्केट के हिसाब से एनालाइज किया और मार्केट आपका यहाँ पे खुल गया या फिर मार्केट आपका यहाँ पे खुल गया, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो मीट नहीं हुआ। तो इस केस में आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, प्लान बी कब काम करेगा? जब आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड मार्केट कहीं और कहीं दूर खुल रहा है, तो आपके लिए एक प्लान बी होना चाहिए। इस प्लान बी के लिए आपके पास कुछ सिनेरियोज होने चाहिए जिसको हम बैक टेस्टेड सिनेरियोज कहते हैं, या पीछे आपने कुछ ऐसा देखा होना चाहिए जैसे बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप अप हो गया, उसके बाद मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप प्लान बी बना पाओगे। ठीक है, प्लान ए तो यही है। प्लान ए में क्या था कि आपने जो मार्केट क्लोज हुआ उसी के हिसाब से प्लान किया। ठीक है, मार्केट यहाँ खुल गया तो ये रेजिस्टेंस एज सपोर्ट वर्क करेगा, यहाँ पे होल्ड करके मार्केट निकल रहा है ऊपर, तब हम लॉन्ग साइड प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुल गया, ये सपोर्ट एरिया तोड़ के यहाँ खुला, अब मार्केट यहाँ थोड़ा सस्टेन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा प्लान ए है। जो मार्केट अभी दिख रहा है उसके हिसाब से है, लेकिन नेक्स्ट अगर मार्केट कुछ अलग खुल जाता है तो उसके लिए एक प्लान बी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि प्लान बी किस तरह से बनता है। छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। अगर मार्केट आपका नेगेटिव था, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो ऐसे सिनेरियोज में सेल ऑन राइज का प्लान बी बनता है। और ऐसे अगर मार्केट आपका बुलिश था और गैप डाउन ओपन हो गया, तो ऐसे सिनेरियोज में ये सिनेरियो 1 है जिसमें बाय ऑन डिप्स का प्लान बनता है। लेकिन इसके लिए भी आपको टेक्निकल देखना पड़ेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री देखनी पड़ेगी, फिर आप लॉन्ग या शॉर्ट के लिए प्लान करोगे। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस के किस तरह से हम करते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ मार्केट क्या थी, अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं खुला तो प्लान बी किस तरह से बनाना है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूशंस पे कि एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, बहुत सी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, प्लान ये बनेगा, प्लान वो बनेगा, और ग्लोबल्स देखेंगे, बट एंट्री किस तरह से करेंगे, किस बेस पे हम एंट्री प्लान करेंगे, वो हमें समझना है। जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। अगर आपने रेजिस्टेंस मार्क किया है, सपोर्ट मार्क किया है, तो फर्स्ट एंट्री ऐसे हो सकती है कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इसके ऊपर प्राइस होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है। तो इस तरह से आप प्लान करके चल सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में आपका व्यू बुलिश था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, दो व्यू होने चाहिए। ठीक है, पीछे वाली कुछ चीजें जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आपका व्यू बुलिश था और यहाँ पे ये भी आपका एंट्री बन सकता है। दूसरा, प्राइस फिर से सपोर्ट एरिया पे आ गया और यहाँ पे प्राइस ने फिर से आपको एक लॉन्ग एंट्री दिखाया, बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्मेशन बनाया, तो उसके बेस पे भी आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। अगर आपका व्यू बुलिश है और मार्केट आपका बेरिश दिख रहा है, तो मतलब आपको क्वांटिटी के साथ प्ले करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्ले विद क्वांटिटी, तो आपको क्वांटिटी के साथ प्ले करना है। अगर व्यू आपका बुलिश है, मार्केट बेरिश हो रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे? अगर आप 10 लॉट ट्रेड कर रहे थे तो आप 5 लॉट ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर आप पहले रेगुलर 10 लॉट ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे आप 5 लॉट ट्रेड करोगे, ताकि अगर आपका मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो मनी मैनेजमेंट में रहें, रिस्क कम रहे, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में प्लान करके आए थे मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और अगेंस्ट डायरेक्शन में जो आपको पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है, अगर वो ठीक हुआ तो आप छोटा प्रॉफिट बना लोगे, और अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो आपका एक छोटा लॉस होगा, जो इन कंपैरिजन ऑफ आपकी रेगुलर क्वांटिटी रहेगा। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये एक आपका सपोर्ट एरिया था। ठीक है, इस तरह से आप मार्क करोगे, और जब भी आप सपोर्ट एरिया मार्क कर रहे हो, वीक टू बॉडी मार्क करना है। जिस तरह से ये मैंने एक एरिया मार्क किया है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको भी मार्क करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट हमें बार बार देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ भी सपोर्ट देखने को मिला, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज किया है इस सपोर्ट एरिया के नीचे। तो अब क्या हुआ है,
जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जब ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको बेरिश प्राइस एक्शन भी देखने को मिला है। बेरिश प्राइस एक्शन कैसे होता है, जब आप एरिया चार्ट पे दिखते हो तो ऐसा दिखता है, और यहाँ पे अगर आप एरिया चार्ट करके देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है वैसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एरिया चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको बेरिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, वो आपका एक कंफर्मेशन रहेगा जिसको आप शॉर्ट या लॉन्ग के लिए यूज करोगे। तो ये आपका बेरिश प्राइस एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद बेरिश प्राइस एक्शन बना, तो यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा था, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, ये एरिया अब रेजिस्टेंस हो गया, जिसको हमने पहला एज सपोर्ट मार्क किया था। फिर से अगर इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये लेवल अब एज रेजिस्टेंस ही रहने वाला है, जब तक प्राइस इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। फिर थोड़ा आप आगे जाके देखोगे तो जो एरिया हमने एज सपोर्ट मार्क किया था, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ एज रेजिस्टेंस में, तो लास्ट टाइम भी उसने एज रेजिस्टेंस ही वर्क किया है। यहाँ पे टच होने के बाद एक बेरिश कैंडल, उसके बाद एक फिर फॉलो अप सेल देखने को मिला है। ठीक है, तो फिर से सेम एरिया से रिजेक्शन मिला है जो हमने एज सपोर्ट मार्क किया था। तो ये आपके एंट्री जोन रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एंट्री मिल गया, फिर से आपको उसी रेजिस्टेंस एरिया के लगभग दोबारा एंट्री मिल गया, 2 बार एंट्री मिल गया। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो बेरिश पैटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, जो मेंबर्स को बेरिश पैटर्न बुलिश पैटर्न का भी समझ नहीं आता है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। जितने ज्यादा टॉपिक्स मेरे पास रहेंगे, जितने ज्यादा सेम कमेंट्स रहेंगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि सेम कंसेप्ट वीडियो बने। क्योंकि जो चीज हम यहाँ पे डिटेल में इतना वीडियो अगर आप देख चुके हो ना, अभी तक आप देख चुके हो, तो मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, यहाँ तक वीडियो देखने का कलेजा बहुत कम लोगों का है। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, एकदम से पैसा बनना चाहिए। वो चीजें मार्केट में सस्टेन नहीं करेगी। गलती से एक बार पैसा बना लिया, वो पैसा सस्टेनेबल नहीं रहेगा, उसको वापस जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद एक अच्छा एंट्री मिला, बेरिश प्राइस एक्शन पे एंट्री मिला। उसके बाद आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट था जहां से मार्केट ने बाउंस लिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से मार्केट ऊपर गया वो सपोर्ट है, जहां से मार्केट गिर गया वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तब के टाइम पे सपोर्ट था, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ, तो मतलब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। फिर आपको एक सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला। ठीक है, ऐसे जब हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो रेजिस्टेंस मिलेंगे, जो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर मूव किया है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट गिरा था इस एरिया के लगभग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तब के टाइम पे क्या था, ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ तक गया। अब ये क्या करना चाहिए, एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए, तो इसको ग्रीन कर लेंगे। ग्रीन एज अ सपोर्ट हम मार्क करते हैं। फिर से प्राइस यहाँ पे आया, बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बनाया और फिर से ऊपर जाता हुआ दिखा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्री लेनी है। सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ तो बेरिश प्राइस एक्शन चाहिए फॉर शॉर्ट, और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए फॉर लॉन्ग। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे हम काम करेंगे। जब भी हमें बुलिश प्राइस एक्शन या बेरिश प्राइस एक्शन मिलेगा, उसके बेस पे हम ट्रेड डालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से रखने चाहिए, कौन से स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहते हैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस काम करता है या नहीं करता है। तो मेरा मानना यह है कि ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपके काम का नहीं है। जहां पे आपका 10 से 15 या मैक्स 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से काम का नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये मैक्स लिमिट रहना चाहिए, आपके 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और जब भी प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, जिस प्राइस एक्शन पे आप एंट्री ले रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो इस प्राइस एक्शन के ऊपर, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो इस स्विंग के नीचे, जो ये स्विंग है बुलिश प्राइस एक्शन का, उससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। वैसे ही बेरिश प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है, आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, जब ये क्रॉस कर रहा है, इस स्विंग को क्रॉस कर रहा है, यहाँ एंट्री ले रहे हो, इस स्विंग के ऊपर या थोड़ा सा कुशन देके आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। उसके बाद एक इंडिकेटर रहता है एटीआर, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। उसमें आपको रेंज मिल जाता है, एवरेज ट्रू रेंज मिल जाता है। जो भी आपका ब्रेकडाउन रहेगा या ब्रेकआउट रहेगा, वहां पे वो बता देगा कि कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनने वाला है, जितने पॉइंट का आपका वहां पे स्टॉप लॉस बनना है। अगर आप इंडेक्स देख रहे हो तो उसका डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, मतलब जितना वो मूव करेगा उसका हाफ आपका ऑप्शन मूव करेगा, तो उतना आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो प्राइस एक्शन आप यूज कर रहे हो तो प्राइस एक्शन के स्विंग्स को एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एटीआर एक इंडिकेटर है उसको यूज कर सकते हो। उसमें जितने पॉइंट्स वो दिखाएगा डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। अगर ये भी एटीआर का भी प्रॉपर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। काफी लंबा वीडियो हो गया और मेरे को भी पता नहीं लगा कि इतना लंबा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है।
लेकिन मज़ा आया, मेरे को अच्छे से समझाने में मज़ा आया। होप अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको क्या कुछ ख़ास सीखने को मिला है इस वाले सेशन से। और लास्ट वाले जो वीडियोज़ हैं हमारा आरएसआई वाला वीडियो या टाइम फ्रेम वाला वीडियो, उनको भी एक बार देख लेना, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्या टॉपिक रहना चाहिए, कौन से टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।